हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी। आज एक्चुअली मैं आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स यहाँ दूर करने के लिए आई हूँ। जी हाँ, चलो बात करते हैं कंफ्यूजन्स की। सवाल नंबर 1, आखिर कंप्यूटर होता क्या है? सवाल नंबर 2, कंप्यूटर किसने बनाया होगा? सवाल नंबर 3, तो फिर कंप्यूटर से पहले कौन से डिवाइसेस यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए? सवाल नंबर 4, ठीक है बन गया, लेकिन कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना होता है? सवाल नंबर 5, क्या कंप्यूटर ठीक है ये भी समझ लिया कि कैसे मिलके बना होता है, तो कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं? अक्सर सुनते रहते हैं, कोई कहता है एनालॉग, कोई कहता है डिजिटल, कोई कहता है मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अरे भाई ये सब क्या है? ठीक है, सवाल नंबर 6, तो फिर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका कंप्यूटर में क्या लेना देना है? सवाल नंबर 7, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो समझ लिया, अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जितना हम समझने की कोशिश करते हैं ना, एक्चुअली उतनी सारी गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है सुलझने के बजाय। तो प्रॉब्लम अब ये है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इतना समझ लिया। अब ये सीपीयू क्या होता है? सीपीयू समझ लिया, तो ये मेमोरी क्या होती है? और एक आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन बताऊं, जो ये एक मेन कंफ्यूजन होता है हमारा कि रैम क्या है और रोम क्या है। और मैं आपको बता दूं 70 से 80% लोग इसके बारे में जो समझते हैं वो गलत समझते हैं, क्योंकि जो वो समझते हैं वो नहीं है। ये भी समझ लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इतने सारे सवाल आपके और जवाब सिर्फ इस एक वीडियो में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कि कंप्यूटर क्या है, किसने बनाया, क्या काम करता है, डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री में पहले कौन कौन सी डिवाइसेस थी, कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, जनरेशंस कौन कौन सी थी, और जनरेशन को लेके भी ढेर सारे जो आपके सवाल, उन सब के जवाब, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग। सच में ये वीडियो आपके लिए ना बेस्ट वीडियो होने वाली है। अभी तक जितने भी डाउट्स थे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो की खासियत क्या है, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, चाहे आपका किसी कंप्यूटर कोर्स का एग्जाम है, ओ लेवल, ट्रिपल सी या कोई भी एग्जाम है, चाहे आप क्लास 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 5th में हो, 4th में हो, सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। जी हाँ, ये वीडियो एक्चुअली सबके लिए बेनिफिशियल है। इससे जो आप सीखने वाले हैं ना, वो आपको पूरी जिंदगी में काम आने वाला है। बाकी मैं इधर ही हूं, कोई भी अगर डाउट रह जाता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इसमें से आपको लगता है कि कोई भी ऐसा एक टॉपिक है मैम जो आप मुझे लाइव समझा दें, जो आप लाइव सेशन में आके बता दें, तो वो टॉपिक मैं आपको लाइव सेशन में आके बता दूंगी, तो वहां पे आपके इंस्टेंटली सारे जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अगर कोई और भी टॉपिक है आपके मन में जिसका आप लाइव सेशन चाहते हो, आप वो भी मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो फिलहाल आज तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एंड तक जरूर देखना है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे और अक्सर आपके लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि सारी चीजें समझेंगे हम कि कैसे बना, किसने बनाया, लेकिन पहले ये तो समझ ले कि कंप्यूटर क्या होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस पीपीटी में मैंने वो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो वहां पर आप ये चीजें लिख सकते हो जिससे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको ये पीपीटी दे देंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के डेफिनेशन पर। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, किसी से पूछो कंप्यूटर क्या होता है तो लोग कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो फिर कंप्यूटर में ऐसा क्या खास है? ये पेन मेरे हाथ में, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हाँ ये भी तो चलो है ही। इसके साथ साथ बहुत सारी, लाइक हम आयरन करते हैं या फिर अपने बालों को सही करते हैं, या फिर हमारा ये ड्रायर हो गया, या फिर हमारा हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, ये हमारा इंडक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और यूजुअली मेरे दिमाग में वही सारी चीजें आ रही हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। तो इसमें फिर ऐसी कौन सी खास चीज है कि भाई
ये क्या ऐसा मतलब खास करता है का? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं। तो आ जाते हैं पीपीटी पर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट। एक्चुअली कंप्यूटर एक वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि आपका इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट रिटर्न करती है। क्योंकि होता क्या है ना, पहले के टाइम में अगर हम बात करें, आपके लाइफ में कंप्यूटर ना हो, मोबाइल ना हो, कैलकुलेटर ना हो, कुछ भी ना हो, अब आपको जो बेसिक जो कैलकुलेशंस करनी है वो आप कैसे करोगे? आपको एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दी जाती है, उसको आप उंगलियों पे करोगे या लिख के करोगे तो आपके लिए वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। कंप्यूटर क्या करता है, उसमें आप बस इनपुट करो। आपको इनपुट करने में कितना टाइम लग रहा है वो आपका कॉल है। जैसे आप इक्वल पर क्लिक करते हो, पलक झपकते ही आउटपुट आ जाता है। तो कंप्यूटर वो काम करता है। एक्चुअली कंप्यूटर के तो बहुत सारे काम है कि आज दूर बैठे किसी भी पर्सन से हमें डायरेक्टली कनेक्ट करवा देता है। हम अपनी कोई भी फोटो वीडियो किसी से भी इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, किसी दूर बैठे पर्सन से, मतलब वर्ल्ड वाइड हम किसी से किसी भी टाइम ऑन वीडियो कॉल और ऑन ऑडियो कॉल हम कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी हम ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ाई अपनी जैसे घर बैठ के आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो, न्यूज पढ़ सकते हो, किसी से भी चैट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आ जाते वापस से पीपीटी पर। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड रन्स प्रोग्राम्स। ये आपकी कैलकुलेशन पे भी परफॉर्म करता है और स्टोर्स इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, इसके साथ साथ प्रोग्राम्स को भी रन करता है। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब रन करता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। कंप्यूटर बहुत सारी फील्ड्स में यूज होते हैं फॉर टास्क के पर्पज से, लाइक कम्युनिकेशन, लाइक डेटा मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये सारे काम कंप्यूटर करता है, वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। एक्चुअली हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, कई बार वो करने में गलती हो जाती है कि लाइक हमें यहाँ पर कोई भी अगर कैलकुलेशन ऐसे दिया गया, कोई भी दे दिया गया और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कई बारी करते टाइम हमसे गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में ये गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां ना होने का एक रीजन क्या है ना, क्योंकि कंप्यूटर में अपना दिमाग नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा है। हम अगर अपना दिमाग यूज करेंगे तो हम गलतियां करेंगे, अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, अगर सारी प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर, हमें तो उसी को बस प्रोसेस करके आउटपुट देना है, तो कैसे गलती होगी। खैर आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। बेस्ट टॉपिक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है भाई, कब क्या आया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक्चुअली हमारे लिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने ना अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। सबसे पहले जो हमारा एरा था वो कौन सा था, प्री मैकेनिकल एरा। प्री मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल से पहले वाला जो एरा था, एक टाइम था, उसके बाद मैकेनिकल एरा आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा आया और देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा आया। तुम सब पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्री मैकेनिकल एरा। और आपने एक डिवाइस का नाम बहुत सुना होगा, किसका सुना होगा, अबेकस। कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात हो और अबेकस की बात ना हो, नॉट पॉसिबल, होनी ही होनी है। एक्चुअली अबेकस ने ही तो सारी शुरुआत करी थी, हर एक चीज को शुरू उसी ने किया था। तो ये सारी जब भी कभी हिस्ट्री की बात की जाएगी तो अबेकस की बात की ही जाएगी, ये तो उनको एक वरदान मिल गया है। तो अबेकस एक्चुअली बात की जाए तो ये 3000 साल से पहले की बात है, ठीक है, कैसे कह सकते 3000 ईसा पूर्व। तो यहां पर एक सबसे पहला फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटर बना था, सबसे पहला। अब वो बना कहां था, मैं आपको बता दूं, चाइना में, ठीक है, चाइना में। और आपने अभी भी उसको देखा है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो वहां पर ये मेसोपोटामिया में बना था, मेसोपोटामिया ये चाइना में है। वहां सबसे पहला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी, किसे कह सकते हैं डिवाइस हम, उसका नाम रखा गया अबेकस। अबेकस एक लकड़ी के फ्रेम में हुआ करता था और उसके अंदर कुछ बीट्स पड़े होते थे। आपने अभी भी देखा होगा स्कूलों में अबेकस का यूज होता है। इन बीट्स की मदद से कैलकुलेशंस की जाती थी, लाइक प्लस भी किया जा सकता था, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये चारों कैलकुलेशंस अबेकस के थ्रू की जा सकती थी, पर ये मैकेनिकल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कुछ नहीं था, लकड़ी के फ्रेम में बना हुआ एक बस कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करती थी। इसके बाद दूसरा हमारा आया नेपियर बोन्स। ये कब आया, 1617। नेपियर बोन्स कब आया, 1617 में। ये क्या आया,
ये जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया। किसने इन्वेंट किया? ये जॉन नेपियर ने। ठीक है, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया इस टूल को। किसके लिए? क्या परफॉर्म करने के लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके बाद आया हमारा मैकेनिकल एरा। क्या आया? मैकेनिकल एरा। 16 से 1600 ईस्वी से हमारा स्टार्ट हो गया था। इसमें सबसे पहला आया पास्कल का कैलकुलेटर 1642 में, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पास्कल मतलब ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया वो एक्चुअली मैथमेटिशियन थे। उनके पापा की हेल्प के लिए उन्होंने वो कैलकुलेटर बनाया था कि जिससे वो अपने पापा की हेल्प कर सके। तो अपने फादर की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था पास्कल। पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, जो कि उनके, हालांकि उसका जो पूरा नाम था वो था पास्कल लाइन। पास्कल लाइन। ठीक है, तो उन्होंने ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली देखो, जो हमारा पास्कल लाइन था वो मेनली दो ऑपरेशंस पर काम करता था, एक आपका प्लस, एक आपका माइनस। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैम, बेस पास्कल लाइन से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते थे। एक्चुअली मैं ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने क्लास वीडियो में ये चीज बताई थी कि पास्कल लाइन मेनली एडिंग और सब्सट्रैक्शंस के लिए बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स मिले थे कि मैम आपने गलत बताया, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है। तो मैं आपको सीधा बता दूं, एक्चुअली डायरेक्टली वो इन दो चीजों के लिए बनाया गया था। डायरेक्टली इन दो चीजों के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर आप चाहते तो आप इनडायरेक्टली इसमें वो प्रोसेस कर सकते थे। क्या? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। लेकिन कैसे? वो आप कर सकते थे रिपीट एडिंग। एडिंग जो आपका मतलब जिसे आप ऐड कर रहे थे, उस एडिशन को इसे हम कह सकते हैं रिपीट एडिशन भी आप इसे कह सकते हो। रिपीट एडिशन करके हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, वहीं पर रिपीट सब्सट्रैक्शन करके आप डिवीजन कर सकते थे। तो ये एक एक्चुअली प्रोसेस था, इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन था। अगर आप डायरेक्टली की बात करो तो डायरेक्टली ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं बना था। चलो इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, अब इसके बाद हम आएंगे अपनी अगली डिवाइस पर, जो हमारी अगली हिस्ट्री है। आई होप आप लोगों ने वो पढ़ ली होगी भी फटाफट यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अगली हमारी जो डिवाइस है वो है लेबनिज व्हील। लेबनिज व्हील, ठीक है, लेबनिज व्हील जो थी ये हमारी बनी थी 1671 में। और इसमें क्या किया जाता था, ये बेसिकली इंप्रूव ही किया गया था मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। ठीक है, किसके लिए ये किया गया था? मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए। क्योंकि जैसे आपको बताया कि पास्कल लाइन एडिंग और सब्सट्रैक्शन पर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर बहुत ज्यादा डायरेक्टली फोकस उसका था, इसीलिए लेबनिज व्हील को बनाया गया था मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला हमारा आया फिर एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा 1837, क्योंकि इनको बनाया भी है चार्ल्स बेबेज ने। और ये उन्होंने किसके लिए बनाया था? स्पेसिफिकली उन्होंने डिजाइन दिस एज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। उन्होंने सबसे पहली फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन बनाई थी 1837 में। इसके बाद में हमारा एडा लवलेस ने क्या बनाया था? एडा लवलेस एक्चुअली उनको, जैसे हम कंप्यूटर का फादर कहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर की वो लेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, उन्हें हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर से। उन्होंने क्या लिखा था? रोट एल्गोरिथम्स फॉर बेबेज मशीन। उन्होंने बेबेज की जो मशीन थी उसके लिए उन्होंने एल्गोरिथम लिखा था, इसीलिए उन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज की जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड होकर आज कंप्यूटर बना है। ठीक है, दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद चलिए चलते हैं अब अपने अगले इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पर, जो कि हमारा 1930 से 1940 के टाइम में रहा। सबसे पहला इसमें बना Z3 1941 में। क्या बना? Z3। वो क्या था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बाय कॉनराड ज़्यूस।
ठीक है, अब यहाँ पर हम अगले की बात करें तो वो है हार्वर्ड मार्क का हार्वर्ड मार्क 1। एक्चुअली ये जो बनाया था उनका भी नाम ही हार्वर्ड था। हार्वर्ड ने मार्क 1 बनाया था, हार्वर्ड ने मार्क 1 बनाया था 1944 में। यूज्ड इन WWII डेवलप्ड बाय IBM एंड हार्वर्ड, जिसको IBM और हार्वर्ड ने डेवलप किया। कुछ ऐसी से हिस्ट्री रही है हमारे कंप्यूटर की, जहां पर सबसे पहले अबेकस, इसके बाद हमारा नेपियर बोन्स आया, फिर ये मैकेनिकल एरा स्टार्ट हुआ जिसमें पास्कल के कैलकुलेटर आया, लिबनिज व्हील आया, नेपियर बोन्स, बहुत सारी चीजें। ये तो था हमारा प्री मैकेनिकल एरा एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। अब हमारा शुरू होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पर। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक एरा। और एक्चुअली जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा आया ना, इलेक्ट्रॉनिक एरा में हम कह सकते हैं कि तब से हमारी कंप्यूटर की जनरेशंस भी स्टार्ट हो गई। कंप्यूटर की जनरेशंस कब से कंसीडर किया गया? फर्स्ट जनरेशन को कब से कंसीडर किया गया? जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरा में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक एरा में एक सबसे पहले टेक्नोलॉजी लाई गई, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो सबसे पहला आया था। अब इसे फर्स्ट जनरेशन कंसीडर किया गया। क्या किया गया कंसीडर? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कब से कब तक रही फर्स्ट जनरेशन? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक एरा हमारा 1940s में ही आया था, तो 1940 से 1956 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन रही, क्योंकि इससे लेकर 40 से लेकर 56 तक वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ही यूज हुई, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं यूज हुई। समझ रहे? जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो वहां पर एक नई जनरेशन कंसीडर किया गया। जनरेशंस क्या होती हैं? पीढ़ियां होती हैं। जैसे हमारी भी जनरेशंस हैं, हम हैं, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो ये हमारी सब जनरेशंस हैं, हमारी सब पीढ़ियां हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी जनरेशंस हैं। लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन कैसे वर्क करती है? जब एक नई टेक्नोलॉजी आई तो उसे एक नई जनरेशन कंसीडर किया गया। सबसे पहले जनरेशन वैक्यूम ट्यूब जो आई वो हमारी 1940 से 1956 तक यूज हुई, जिसमें मेन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, जिनका जो साइज था कंप्यूटर्स का उस टाइम पे वेरी लार्ज रूम साइज। कंप्यूटर तब एक रूम के बराबर हुआ करते थे इस टेक्नोलॉजी में, और उनकी स्पीड स्लो हुआ करती थी। और ऑब्वियसली अब इतना बड़ा कंप्यूटर है और उस टाइम पे इतनी ज्यादा चीजें अपग्रेड नहीं हुई थी, तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो थी। अब इसके बाद लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी उस टाइम पे? मशीन लैंग्वेज 0 और 1। इसके बेसिस पर ही कंप्यूटर में प्रोग्राम कर पाया जाता था। फिर इनपुट आउटपुट के लिए कौन से डिवाइसेस यूज होती थी? पंच कार्ड, पेपर टेप, ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता था। मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम्स। एग्जाम्पल क्या था उस जनरेशन के? उस जनरेशन में आया ENIAC, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। उसके बाद मेन यूज क्या था इसका? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए आया था। कॉस्ट क्या थी? वेरी हाई। पावर कंजम्पशन क्या था? वेरी हाई। ये था फर्स्ट जनरेशन का। अब एक काम करते हैं ना, सारी जनरेशंस को एक साथ कंपेयर करके हम लेके चलते हैं सारी एक साथ। इसके बाद सेकेंड जनरेशन आई 1956 से 63। 1956 से 63 इनके बारे में 1 on 1 पढ़ के फटाफट हम आ जाएंगे इनके कंपैरिजन पे कि कैसे इनको नई टेक्नोलॉजी, एक नई जनरेशन कंसीडर किया गया। इसमें एक्चुअली क्या हुआ, 1956 से सेकेंड जनरेशन क्यों लगी? क्योंकि इसमें आ गए वैक्यूम, इसमें आ गए ट्रांजिस्टर। जहां वैक्यूम ट्यूब यूज होता था वहां पर अगली टेक्नोलॉजी आई ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आने के एक्चुअली बहुत सारे फायदे भी हैं। कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, इसलिए इसे एक नई टेक्नोलॉजी कंसीडर किया गया। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर का साइज स्मॉल हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन। स्पीड फास्ट हो गई, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। लैंग्वेज, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात थी कि असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज होने लगी। इनपुट आउटपुट के लिए इसमें पंच कार्ड तो यूज हुआ ही, साथ में पेपर टेप को रिप्लेस करके मैग्नेटिक टेप आ गया। मेमोरी क्या यूज होती थी इसमें? मैग्नेटिक ड्रम, इसमें मैग्नेटिक कोड मेमोरी। ठीक है, सब चीजें अपग्रेड करके आई। एग्जांपल्स इसके क्या थे? IBM 1401, CDC 1604। मेन यूज क्या था? बिजनेस एंड साइंटिफिक, इसमें बिजनेस के लिए भी कंप्यूटर से यूज होने लगे। कॉस्ट क्या थी? हाई, इसकी वेरी हाई थी, इसकी हाई थी। पावर कंजप्शन इसमें वेरी हाई, इसमें हाई, मतलब उससे सारी
पावर कम, कॉस्ट कम, लेकिन स्पीड ज्यादा और साइज छोटा। ठीक है, इसे कहा गया सेकेंड जनरेशन। अब आई 1964 में एक नई जनरेशन। 1956 से 1963 तक हमारा यही एक टेक्नोलॉजी रही, ट्रांजिस्टर, इसलिए जनरेशन चेंज नहीं हुई। फिर जब नई हमारी टेक्नोलॉजी आई, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी के नाम से जानते हैं, आईसी, तो उसे एक नई जनरेशन कंसीडर किया गया। और क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि आईसी के आने से कंप्यूटर का साइज स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन से भी छोटा हो गया। मतलब लाइक इतना बड़ा साइज हो गया जो कि कहीं भी फिट किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड जनरेशन से फास्टर भी हो गया। अब इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, सेकेंड में असेंबली यूज होती थी, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेजेस सी बेसिक आ गई, वो भी बहुत अच्छी बात हुई। इसके बाद इसमें इनपुट के लिए अभी तक पंच कार्ड, पेपर टेप, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप यूज होते थे। अब आ गए हम नए एरा में, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज होता था, माउस का नहीं होता था। माउस का यूज थर्ड जनरेशन में नहीं होता था। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट के लिए, मॉनिटर आउटपुट के लिए। अब तो आप कहेंगे मैम माउस नहीं था तो कैसे काम होते थे? क्योंकि तब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हम यूज करते थे, कमांड बेस्ड था, कमांड दो काम करो। अब मेमोरी टाइप इसमें आ गई रैम रोम, जो कि आप आज सुनते हैं। अब बताओ ये नई जनरेशन कैसे ना कंसीडर की जाए? तो हम कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन वाली चीजें अभी तक हम आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो कंप्यूटर बने IBM 360, PDP-8, ये जर्नल पर्पस के लिए आ गया था। फिर मॉडरेट इसका रेट था, बहुत ज्यादा मतलब ना हाई ना वेरी हाई, मॉडरेट, एवरेज। और ये लेस देन सेकेंड जनरेशन, मतलब पावर कंजम्पशन ये सेकेंड जनरेशन से भी कम पावर लेते थे। इसके बाद बात करते हैं अब आगे हम फोर्थ जनरेशन पर, 1971 से जो कि प्रेजेंट तक है अभी। अब इसमें आई एक नई टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स। ये इसके जो साइज था कंप्यूटर का, वो वेरी स्मॉल, लैपटॉप साइज, ये से हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन। इसीलिए कहते हैं फोर्थ जनरेशन 74 से स्टिल अभी चल रही है, क्योंकि लैपटॉप का तो हम अभी यूज ही कर रहे हैं ना। फिर वेरी फास्ट, इसकी जनरेशन जो स्पीड थी वो वेरी फास्ट थी, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करने लगे थे। क्योंकि इसको मतलब मेजर करने के लिए यूजली हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उस स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज में फिर मेजर करते हैं। फिर इसका जो इसमें जो लैंग्वेज यूज होने लगी, वेरी हाई लेवल, पाइथन, जावा लाइक। इसमें अब इनपुट आउटपुट के लिए माउस भी यूज होने लगा, मॉनिटर और प्रिंटर भी, समझ रहे? इसके बाद में हार्ड डिस्क और SSD, इसमें जो मेमोरी आई वो हार्ड डिस्क, SSD आ गई। इसमें जो कंप्यूटर बने डेल, HP, एप्पल PC। इसके बाद इसे पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन सबके लिए यूज किया जाने लगा। और तो और इसकी कॉस्ट और भी कम हो गई, लो टू मॉडरेट, और ये पावर कंजम्पशन बहुत ही कम लेने लगे। भाई फोर्थ जनरेशन हो गई, अब फिफ्थ जनरेशन आई, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में जो आया है ना, बहुत ही कमाल की चीज, जिसे हम कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्रेजेंट टू बियॉन्ड है, प्रेजेंट टू बियॉन्ड, नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये आया तब साइज क्या हुआ? अल्ट्रा कॉम्पैक्ट हो गया, AI डिवाइसेस आ गई। ठीक है, ये एक्सट्रीमली फास्ट है, AI पावर्ड है, क्योंकि इसमें नेचुरल लैंग्वेज तक यूज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल वॉइस की मदद से हम काम करते हैं इसमें अपना। ठीक है, फिर वॉइस टच सेंसर, इसमें इनपुट आउटपुट के लिए वॉइस टच सेंसर सब कुछ आ गया। साथ में इसमें जो मेमोरी यूज हुई वो आपकी क्वांटम न्यूरल मेमोरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। इसके बाद इसमें जो कंप्यूटर्स बने, रोबोट्स, सिरी, गूगल असिस्टेंट, समझ रहे हैं, जहां पर हम वॉइस टच सेंसर सबसे काम करते हैं और जो कि वेरी फास्ट है। फिर इसमें जो कंप्यूटर्स बने, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। इसका जो प्राइस है वो डिपेंड्स ऑन AI पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्या है? एफिशिएंट प्लस इको फ्रेंडली है। ठीक है, अब आपके सामने जनरेशंस का डिफरेंस क्लियर है। होप सो आपको इसके बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक नई जनरेशन कैसे बनती है, जनरेशंस क्या होती है, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया। सारा डिफरेंस आपके सामने है, पूरी डिफरेंस टेबल आपके सामने है, जिससे आप इनका डिफरेंस इजीली समझ सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब हम जब बढ़ेंगे तो आएंगे कंप्यूटर के टाइप्स पर। बहुत ही ज्यादा
एक जरूरी टॉपिक है कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि कभी तो आपको कोई बता देगा डिजिटल है, कोई कहेगा मिनी है, कोई कहेगा माइक्रो है, कोई कहेगा सुपर है। इतने सारे मन में ना कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई कौन सा साइज मानूं, आखिर कितने टाइप होते हैं कंप्यूटर के भाई। अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर के टाइप को ना 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, 3 पर्पस से। तीनों पर्पस आपके सामने है। यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले बाय साइज, दूसरा है बाय पर्पस और तीसरा है बाय डेटा। तो आप जिससे टाइप पूछोगे वो अपने तरीके से बताएगा, कोई बाय पर्पस बताएगा, कोई बाय साइज बताएगा, कोई बाय डेटा बताएगा। इसमें लोगों की गलती नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से पूछना है। आप बाय पर्पस पूछना चाहते हैं, बाय साइज पूछना चाहते हैं, या फिर बाय डेटा पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, अगर हम बाय साइज बात करें तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर हैं, परम, आईबीएम, पीडीपी और लैपटॉप, जो कि चारों के लाइन से हैं। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। ठीक है, क्लियर है? तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, अगर हम बाय पर्पस बात करें तो जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस। एक जनरल पर्पस के होते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस के होते हैं। जनरल पर्पस के जैसे डेस्कटॉप जो हम यूज करते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस मतलब एटीएम मशीन जो होती है। तीसरे, अगर हम बात करें बाय डाटा, तो बाय डाटा 3 तरीके के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग मतलब थर्मामीटर, डिजिटल मतलब लैपटॉप, और हाइब्रिड मतलब आईसीयू मॉनिटर। ये बाय डेटा वाले आपने ज्यादा सुने होंगे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अगर इसके बारे में हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज से इनपुट लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक, अब इनकी अगर बात करें तो कौन से हो सकते हैं, लाइक थर्मामीटर, बीपी मशीन, ये सब है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं जिसमें आप बस जैसे काम करते हो, आपको या एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी लेके आपको आउटपुट दिखाते हैं और वो सेव नहीं होता, आप जैसे एक नया लेते हो आपको दूसरा दिखा देते हैं। इसके बाद हमारा डिजिटल मतलब लैपटॉप, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, आराम से आप इसे समझ सकते हो। और अगर हम बात करें हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों की ही क्वालिटी हो। मतलब डिजिटल जो है वो आपका पता है, आपको ये 0 और 1 पे वर्क करता ही है वो तो, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स ये होते हैं जिनको हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देते हैं। अब इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे कि आपका आईसीयू का मॉनिटर। तो इस तरीके से कंप्यूटर के साइज को कैटेगराइज किया गया। अगर आपको इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। अब हम आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर के जो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं उनके बारे में। अक्सर पता है क्या है, जब भी आपसे कोई सवाल कर देता होगा कि आप जो है 2 लेटेस्ट आईटी गैजेट्स बताओ, अब ऐसी सिचुएशन में आप ना चक्कर में पड़ जाते होंगे कि आईटी गैजेट क्या है, दिमाग आपका घूम जाता है। तो मैं आपको एक्चुअली बता दूं, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपका जो खुद का मोबाइल फोन है ना, ये एक आईटी गैजेट है। आपका स्मार्टफोन जो है वो आईटी गैजेट है। टैबलेट्स, आईपैड्स आईटी गैजेट है। स्मार्ट वॉचेस आईटी गैजेट है। लैपटॉप्स, अल्ट्राबुक्स, वायरलेस ईयरबड्स आईटी गैजेट है। आगे बात करें वीआर हेडसेट, स्मार्ट ग्लासेस, मिनी ड्रोन्स, एआई होम असिस्टेंट, फोल्डेबल फोन्स, सब कुछ आईटी गैजेट्स हैं। तो अब आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आईटी गैजेट क्या होते हैं। बड़े अगले पर चलिए, तो आगे आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपने 2 चीजें बहुत सुनी होंगी कंप्यूटर के केस में, एक तो आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर प्लस एक आपने सुना होगा हार्डवेयर। और आपने ये सुना होगा कि कंप्यूटर एक्चुअली इन दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है, हार्डवेयर नहीं तो कंप्यूटर नहीं है। पहले इसको हम ना बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मैं हूं, हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस के अंदर 2 चीजें हैं जिनसे हम जिंदा हैं। एक क्या है, एक हमारे अंदर एक सोल है, आत्मा है ना। लेकिन वो सोल किसमें है, इस बॉडी में है। अगर ये बॉडी ना हो तो सोल कहां भटकेगी। और अगर बॉडी है उसके अंदर सोल नहीं है
कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो बॉडी है, जो हमारे सारे ये पार्ट्स हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आईज हैं एंड एवरीथिंग, ये सब हमारा हार्डवेयर पार्ट है। क्या है? ये सब हमारा हार्डवेयर पार्ट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल पार्ट्स हैं, फिजिकल पार्ट्स जो हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। आगे बढ़े तो अब दूसरी बात आती है, दूसरा हमारे अंदर क्या है? सोल है, आत्मा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारे रहने के लिए दोनों चीजें चाहिए। बिना हार्डवेयर के नहीं है, बिना अगर बॉडी नहीं होगी तो सोल कहाँ जाएगी? ऐसे कंप्यूटर में अगर फिजिकल पार्ट नहीं होंगे तो डेटा कहाँ सेव होगा? प्रोग्राम्स कहाँ होंगे? और अगर फिजिकल पार्ट्स हैं लेकिन उसके अंदर उसकी जो सोल है वही नहीं है, सोल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की सोल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही नहीं है, तो फिर क्या? ये कॉन्सेप्ट है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, इसके साथ साथ कंप्यूटर के अंदर चलने वाला हर एक प्रोग्राम, चाहे वो एमएस ऑफिस है, चाहे वो क्लॉक है, कैलेंडर है, गूगल है, क्रोम है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, सब आपका सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स एंड एवरीथिंग, सब हमारा सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर का ये जो फिजिकल पार्ट है, लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी, माउस, सारा हार्डवेयर है। अब आ जाते हैं, तो हार्डवेयर refers to the physical parts of a computer system that you can see and touch. It includes all electronic and mechanical components. तो एक्चुअली फिजिकल पार्ट्स जो कि हम देख भी सकते हैं और उन्हें टच भी कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, पर हमारे अंदर जो सोल है, कि उसको देखा है कभी? नहीं देख पाते हम। तो बस इसका मतलब सॉफ्टवेयर को हमने देखा नहीं है, सिर्फ हम फील जरूर करते हैं कि ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर क्या उसको कभी ऐसे हाथ में लेके देखा है? उसको कभी टच करके देखा है? नहीं देखा है टच करके। फोन में है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को कभी टच किया है? कभी नहीं किया है। आपने अपनी स्क्रीन को टच करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर हैं। और टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? लाइक इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, ये सब। प्रोसेसिंग यूनिट लाइक सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हो गई, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सब हार्डवेयर हैं। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब हार्डवेयर होती हैं। आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू भी हार्डवेयर है, तभी बात हुई थी। अब बात करते हैं सीपीयू क्या है। एक्चुअली कंप्यूटर में ना सीपीयू का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है पता है? हमारे अंदर हमारे ब्रेन का रोल है कि नहीं है? अगर ब्रेन ना हो तो हम क्या करेंगे? क्या कोई कैलकुलेशन हो पाएगी प्रॉपर? कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब हमारा फिर कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कोई हम अपना। ऐसे ही कंप्यूटर का सीन है, ब्रेन नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? तो इसका मतलब ये है, हमारे अंदर हमारी जो सारी कैलकुलेशंस हमारा ब्रेन करता है, कंप्यूटर के अंदर सारी कैलकुलेशंस, सारी प्रोसेसिंग ये सीपीयू करता है। आ जाते वापस अपनी पीपीटी पर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, मुख्य जो है प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करती वो यूनिट। इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। भाई हाईलाइट करो इसको, कंप्यूटर का ब्रेन है ये। ऑब्वियसली प्रोसेसिंग किससे होता है? ब्रेन से होता है। सारा सोचने, समझने, कैलकुलेशन का काम हमारा दिमाग करता है। और it carries out all the instructions of a computer program by performing basic arithmetic। ये कंप्यूटर की जितने भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उन सब पर ये क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है, उन पर अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, कंट्रोल करता है और इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करता है। मतलब अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी इनपुट दिया, सॉरी मैंने तो इनपुट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, तो अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी इनपुट दिया तो वो इनपुट को प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके
आउटपुट देने का काम आपका सीपीयू का है। क्लियर है? सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। जहां पर एएलयू की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही अगर हम बात करें सीयू की, तो सीयू को कंसीडर किया जाता है कंट्रोल यूनिट, जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। तीसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, तीसरा क्या होता है? रजिस्टर, जो कि एक टाइप की मेमोरी होती है। ठीक, आगे आ जाते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी के टाइप की, क्योंकि एक्चुअली हम ये नहीं जानते हैं कि सीपीयू के पार्ट में, जैसे बहुत लोगों का मानना पता है क्या है कि मेमोरी एक सीपीयू का पार्ट है, मेमोरी सीपीयू का पार्ट है। जैसे कि लोग, मैंने कई बारी बात कहते सुनी है कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक सीयू हो गया, एक एलयू हो गया, और तीसरा जो मेमोरी, और लोग उस मेमोरी में पता है किसको कंसीडर कर लेते हैं फिर? रैम और रोम, ये कहते हैं सीपीयू का पार्ट है। तो देखते हैं कि क्या सीपीयू का पार्ट है और क्या सीपीयू का पार्ट नहीं है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेमोरी टाइप, पार्ट ऑफ सीपीयू और नॉट, सीपीयू का पार्ट है कि नहीं है, लोकेशन एंड उसका यूज क्या है। सबसे पहले रजिस्टर्स की बात करते हैं। रजिस्टर क्या सीपीयू का पार्ट है? यस, रजिस्टर इज अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का एक डायरेक्ट एक पार्ट है ये, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। और ये किसमें होता है? इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? टेम्परेरी फास्ट स्टोरेज कैश या कैचे, टेम्परेरी फास्ट स्टोरेज कैचे। ठीक है, दूसरे पर आ जाते हैं मेमोरी। क्या है? मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का पार्ट है कि नहीं है? यस, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली या फिर हम कह सकते हैं और वेरी क्लोज, ये या तो मोस्टली होती है और नहीं तो बहुत क्लोज होती है सीपीयू के। या तो ये सीपीयू के अंदर होती है, जब बात किया गया ना मोस्टली सीपीयू का पार्ट होती है तो ये सीपीयू के अंदर होती है, और जब वेरी क्लोज होती है तब ये सीपीयू के पास होती है। यूज क्या है? सुपर फास्ट टेम्परेरी मेमोरी, सुपर फास्ट टेम्परेरी मेमोरी। बात करें रैम की, रैम क्या सीपीयू का पार्ट है? नो, बट क्लोजली कनेक्टेड। तो रैम सीपीयू का पार्ट नहीं है, क्लियर हो गया है? हाँ, लेकिन वो क्लोजली कनेक्टेड जरूर है। कहां पर ये, इसकी लोकेशन कहां होती है? रैम हमेशा मदरबोर्ड पे होती है। क्या होती है? मदरबोर्ड पे। आपको मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट कि रैम कहां लगी होती, रोम कहां लगी होती, रजिस्टर कहां होते, मेमोरी कहां होती। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है ये। रैम क्या होती है? फॉर रनिंग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। और इसके बाद रोम, क्या रोम सीपीयू का पार्ट है? नो, ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। ये कहां होती है? ऑन एमबी का मतलब एक्चुअली यहाँ पर मदरबोर्ड है, एमबी का मतलब यहाँ पर मदरबोर्ड है। या तो ये मदरबोर्ड पर होती है या फिर चिप पर होती है, और ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को जो है स्टोर करती है। ठीक है, एक मेमोरी है जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। लाइक ये किस लिए होती है? ये बूटिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिनेरियो है कि क्या सीपीयू से कनेक्टेड है, क्या सीपीयू के क्लोज है, और क्या सीपीयू में होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था एक्चुअली जो ट्रिपल सी और ओ लेवल कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ट्यूटोरियल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप सबके लिए है जो लोग किसी भी तरीके की, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। ये आपके लिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आ जाते हैं अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर। पहले यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस बहुत इजी है। इनपुट इज द डेटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसे हम इनपुट कहते हैं। बस जैसे कि हमने कंप्यूटर को ये कैलकुलेट करने के लिए दे दिया, तो ये हमने क्या दिया? इनपुट। अब कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करेगा। क्या करेगा कंप्यूटर? इन पर, इस पर प्रोसेस करेगा, और इसके बाद वो हमें क्या देगा? आउटपुट। बस इतना सिंपल सा ये होता है कॉन्सेप्ट। हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस करके जो हमें इंफॉर्मेशन वापस करता है उसको हम
आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन डिवाइसेस से हम इनपुट दे सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे मेन जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है वो कीबोर्ड ही होती है। सबसे मेन जो है वो क्या है, कीबोर्ड है। क्लियर हो गया। आ जाते हैं अगली स्लाइड पर जो कि हमारी है आउटपुट डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन वापस करता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। क्लियर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके जो हमें रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सिंपल। आउटपुट वो किन किन डिवाइसेस से देता है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इतनी सी बात है सिर्फ। तो किन किन डिवाइसेस से कंप्यूटर में आउटपुट देता है, सबसे पहले तो मॉनिटर, सबसे जरूरी आउटपुट डिवाइस। मतलब आपकी स्क्रीन, अगर कुछ दिख ही नहीं रहा हो तो फिर क्या आप कैसे काम करोगे कंप्यूटर में, अगर आपके पास स्क्रीन ना हो, डिस्प्ले ना हो, आप देखोगे किस पे, क्या काम कर रहे हो, क्या इनपुट दे रहे हो, वो किस पे देखोगे। तो वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है, आप जो इनपुट दे रहे हो उसका वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है। फोन में अगर स्क्रीन ना हो तो काम कैसे करेंगे। दूसरा प्रिंटर जो प्रिंट करके देता है, तीसरा स्पीकर जिससे आवाज बाहर आती है, चौथा हेडफोन्स और पांचवा प्रोजेक्टर। ये सारी आउटपुट डिवाइसेस है। क्लियर है। बिल्कुल। कोई भी डाउट हो, अगेन कह रही हूं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको किसी भी इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या आप कह दें कि मैम इस पे मुझे दूसरा इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी इसमें इनकरेक्ट लग रहा हो तो प्लीज वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उसको मैं करेक्ट करूं। ठीक है। इसके बाद में अगले टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है हमारा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। एक चीज मैं आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मेमोरी और स्टोरेज जो है वो एक सेम चीज है। क्या मेमोरी और स्टोरेज सेम चीज है? आपको क्या लगता है? क्या आप मेमोरी और स्टोरेज को एक ही चीज मानते हैं? और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसमें भी 70 to 80% लोगों को यही लगता है कि मेमोरी और स्टोरेज आर द सेम थिंग। एक टाइम पर जब हमें नहीं पता होता तब हम यही समझते हैं, पर आज आपका बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि मेमोरी और स्टोरेज क्या है, क्या वो दोनों सेम है, क्या अलग अलग है, फिर रैम क्या है, फिर रोम क्या है, फिर एक स्टोरेज क्या है, हमारे कंप्यूटर में कौन सा डेटा कहाँ सेव होता है, किसका क्या काम है, रैम का क्या काम है, रोम का क्या है, स्टोरेज का क्या है, सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द टेम्परेरी वर्क स्पेस। मेमोरी एक्चुअली उसे कहते हैं जो एक टेम्परेरी वर्क स्पेस होता है, यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर काम कर रहा है उस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो उसका एक टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, टेम्परेरी उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी आपने सुना होगा दो तरीके की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जहां पर दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। जहां पर रैम आपका वो डेटा स्टोर कर रही है जब आप कंप्यूटर ऑन होते के टाइम जो भी आप काम कर रहे हो, लाइक आपने यूट्यूब खोला, आपको सर्च कर रहे हो, क्रोम पे आप कुछ चला रहे हो, वो जो वर्किंग टाइम पे आपका जो डेटा है उसको टेम्परेरी स्टोर करती है आपकी रैम। ठीक है। और जैसे ही लाइट जाती है, मतलब जैसे ही आपका सिस्टम बंद होता है, शट डाउन होता है, आपका फोन स्विच ऑफ होता है, आपका डेटा वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसका डेटा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है और एक्चुअली ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती, परमानेंट मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंटली सेव करके रखती है। और ये क्या काम करती है? सिस्टम को बूट कराने का। जब आपका एक सिस्टम ऑन होता है तो ऑन होते टाइम सिस्टम को एक्चुअली ऑन कराती भी रोम ही है। सिस्टम को कौन ऑन कराता है? रोम ऑन कराती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, बूट करना एंड एवरीथिंग, सब काम रोम का है।
अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब बात करते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज अलग क्या सेम है? नहीं, मेमोरी और स्टोरेज सेम नहीं है, ये अलग अलग है। मेमोरी होती है एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज, और स्टोरेज होता है एक लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग हमारे डेटा को लंबे टाइम तक सेव करके रखता है। मेमोरी के बारे में जहां हमने बता दिया कि एक मेमोरी आपके करंट टाइम का जो काम हो रहा है उसके डेटा को टेम्परेरी सेव करती है, वही दूसरी आपको सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होती है। तो स्टोरेज होता है आपका आपके फोन की सारी वीडियोस, सारे फोटोज, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके क्रोम की हिस्ट्री, यूट्यूब की हिस्ट्री, सब कुछ सेव करने का काम जो परमानेंट सेव करके रखती है वो होती है हमारी स्टोरेज। ये एक जो डाउट आपके मन में होगा कि रोम हमारा डेटा परमानेंट स्टोर करके रखती है, नहीं, रोम हमारा फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट कुछ भी सेव नहीं करती है, वो सारा कुछ सेव होता है स्टोरेज में, रोम में नहीं। बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं, चलो आगे। अब हम बात करते हैं पहले इन सब की कंप्यूटर मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसे हम नहीं अभी कंसिडर कर रहे हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी वर्सेस स्टोरेज यहाँ पर नहीं आपको बताया जाएगा। ये अभी बात चल रही है सिर्फ रैम और रोम में डिफरेंस की, रैम और रोम समझने की। स्टोरेज अभी हम आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हम आपको मेमोरी और स्टोरेज समझाएंगे। यहाँ पर हम आपको रैम और रोम का डिफरेंस पहले बता देते हैं, ठीक है। पीपीटी बनाने वाले ने ऊपर वो चीज मेंशन कर दी, तो उसको प्लीज अवॉइड करिएगा। अब पहले बात कर लेते हैं। आप अभी कह रहे होगे कि मैम पहले तो हमें यही समझा दो, स्टोरेज को तो साइड करो, पहले फिर ये बता दो कि रैम क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है और रोम क्या है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। जहां रैम का नेचर होता है वोलेटाइल, मतलब पावर ऑफ डेटा गॉन, पावर ऑफ मतलब सिस्टम बंद डेटा गायब, वही रोम का जो नेचर होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब डेटा परमानेंट सेव रहता है। रैम में जो डेटा एडिटिंग होती है वो रीड एंड राइट बोथ होती है, मतलब इसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हो, अपना कुछ राइट भी कर सकते हो। रोम में सिर्फ डेटा को आप यूजली आप रीड सिर्फ कर सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। यूजेस क्या है? रैम का काम होता है रनिंग एप्स एंड टास्क, ऐप और टास्क को रन करना। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा फोन है, तो मेरा जो फोन है वो 12 और 512 है। ये 12 और 512 मेरा फोन है, इसका स्टोरेज है ये। अब आप इसको कैसे कंसीडर करते हो? आप इसको कंसीडर करते हो कि जो 12 GB है और जो 512 GB है, उसको आप पता अभी तक मे बी हो सकता है आप करेक्ट हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप करेक्ट हो, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं कि 12 GB उनकी रैम है और 512 GB उनकी रोम है, ऐसे ही ना? तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप बिल्कुल सही, पर अगर आप ऐसा सोचते हैं जैसे कि 70% लोग समझते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो आपने 12 GB रैम समझी वो तो बिल्कुल सही है, पर जो आपने 512 GB रोम समझी है, ये मैं आपको बता दूं, यहां पर आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, बिल्कुल गलत। ये आपकी 12 GB रोम नहीं है, बल्कि आपका स्टोरेज है। ऐसा होता है। अगर आपका फोन 464 है, सपोज है 464, तो ये जो 4 है ये आपकी रैम है डेफिनेटली, पर ये जो 64 है ये आपका स्टोरेज है, ये रोम नहीं है, रोम नहीं है ये। अब बात आती है कि फिर मैम रोम कहाँ है और रोम कितनी है? आपने कह दिया ये तो रोम है ही नहीं, अब फिर मेरे फोन में क्या रोम नहीं है क्या? और अगर रोम है तो कितनी रोम है फिर? सवाल तो अच्छा है, बात करते हैं आप इसकी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारे फोन में जो रोम है ना वो हमें दिखती नहीं है, रोम हमें नहीं दिखती है, हमें रैम दिखती है और स्टोरेज दिखता है।
रोम जो होती है उसे हम देखते नहीं है, पर रोम यूजली सारे फोनों में, मैं आपको बता दूं, यूजली जो रोम पाई जाती है वो आपकी कितनी होती है, इसको मैं थोड़ा सा भी इरेज करती हूँ, ठीक है, ये, और इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देती हूँ, इसी तरफ से इसको मैं इंडिकेट कर देती हूँ। तो यूजली जो रोम पाई जाती है वो 540, सॉरी 540 तो हम नहीं कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलत बताया, 540 नहीं, 512 MB से लेकर 4 GB तक रोम आपके फोन में पाई जाती है, जो कि हमें नहीं दिखती है। 512 MB से लेकर 4 GB तक रोम आपके फोन में होती है। रोम का काम क्या होता है उसे हम समझते हैं अभी। रोम का काम होता है सिर्फ स्टोरिंग सिस्टम बूट इन्फो, सिस्टम को बूट करने का जो पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो सिस्टम पूरा बूट करवाती है, वो हमारी रोम काम करती है। एक जब सिस्टम ऑन होता है तो कैसे ऑन होता है, कैसे वर्क करेगा, ये रोम तय करती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे फोन में जहां 12512 रैम है और स्टोरेज है, तो मेरे में जो रोम होगी ना वो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 GB है। कितनी है? 1 से 2 GB है, इतनी मेरे में रोम होगी। लेकिन इसको मैंने देखा नहीं है, मैंने इसमें जब मैंने फोन लिया तब मैंने रैम और स्टोरेज देख के फोन लिया। रोम सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप दी जाती है, इससे इसकी टेंशन आप नहीं लेते हैं कभी। आप जब फोन लें तो रैम स्पेशली देख के लें और स्टोरेज देख के लें कि आप डेटा उसमें अपना कितना स्टोर करेंगे। और रैम आप स्पेशली देखें, उसका एक रीजन क्या है। रैम क्या काम करती है? रनिंग एप्स एंड टास्क, ये ऐप और टास्क को रन करती है। इसका मतलब ये है आपके सिस्टम में एक टाइम पर कितने टास्क रन हो सकते हैं, कितने ऐप्स एक टाइम पर चल सकते हैं, ये रैम तय करेगी, और कितना स्मूथली चलेंगे। जिन लोगों के फोन हैंग होते ना एक या एक से ज्यादा ऐप्स और टास्क एक साथ चलाने पर, क्योंकि उनकी रैम कम होती है। आपकी रैम जितनी ज्यादा होगी, आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में आपके जो मल्टीटास्क हैं और जो मल्टी एप्स आप एक साथ रन कर रहे हो, वो कितना अच्छे से और कितना स्मूथली चलेंगे। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना आपके मल्टीटास्क अच्छे से और स्मूथली चलेंगे। ये काम होता है रैम का, समझ लो अच्छे से। और जब आप अपने एप्स को, अपने टास्क अपने आप जब कोई सिस्टम पर कर रहे हो, आपने क्रोम भी ओपन किया, यूट्यूब भी ओपन किया, एमएस वर्ड भी ओपन किया, एक्सेल भी ओपन किया, कैलेंडर भी ओपन किया, म्यूजिक भी ओपन किया, उस टाइम आप यूट्यूब में क्या काम कर रहे हो, करंट टाइम में, वर्किंग टाइम में, उसको टेम्परेरी सेव करती है हमारी रैम। क्या करती है? टेम्परेरी उनको सेव करके रखती है। अगर वो टेम्परेरी जो आप काम कर रहे हो, आपने क्रोम पर पहले एक साइट ओपन की, उसके अंदर आप गए, उसके अंदर आप गए, अगर वो उस करंट टाइम के काम को सेव करेगी नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पर कैसे मूव करोगे? वो आप नेक्स्ट स्टेप पर फिर कैसे मूव करोगे? वो सेव करेगी ना कि आप यहां तक आ गए हो, तो आप अगले स्टेप पर तभी तो मूव करोगे। उसको वो टेम्परेरी सेव करती है, और जैसे ही आपकी लाइट जाती है, आपका सिस्टम बंद होता है, वो डेटा इरेज हो जाता है। जब आप अपना फोन ऑन करते हो, सिस्टम ऑन करते हो, तो वो डेटा आपको नहीं मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब जो स्थिर नहीं रहती है, एक जगह पर टिकती नहीं है, जिसका डेटा रुकता नहीं है, उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल। इसीलिए रैम का नेचर वॉलेटाइल है। एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, पहला रनिंग एप्स एंड एप्लीकेशन। रोम का एक काम होता है एप्स और एप्लीकेशन को रन करना, एप्स और एप्लीकेशन के रन होने के टाइम उनका डेटा सेव करना। लाइट जाते ही इसका डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। और हमारा फोन अगर 464 या 6128 है, तो जो 4 है या जो 6 है या जो 12 है, ये हमारी रैम होती है। पांचवा, रैम जितनी ज्यादा होगी, आपके सिस्टम में एप्स और टास्क उतने ही स्मूथली और अच्छे से वर्क करेंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए रैम को कहते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल कहते हैं पावर ऑफ डेटा गॉन, रीड एंड राइट बोथ कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपना डेटा काम खुद से भी कर लेते हैं। रीड और राइट बोथ हो गया। रनिंग एप्स एंड टास्क, ये फास्ट होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे क्रोम, वर्ड, गेम्स, रन टाइम।
क्रोम और MS वर्ड और गेम्स का जो रन टाइम होता है उस डेटा को टेम्परेरी सेव करना। अब आ जाते हैं रोम पर। जैसे मैंने आपको बताया, रोम का मेन काम होता है स्टोरिंग सिस्टम बूट इन्फो। इसको अभी और आगे से हम अच्छे से समझेंगे, जैसे कि रोम में क्या क्या होता है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फर्मवेयर, बूट लोडर। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे काम जो है वो रोम में होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे काम रोम में होते हैं। फर्मवेयर उसी में होता है, बायोस का काम उसी के पास है, बूट लोडर का काम उसी पास है, स्टोरिंग सिस्टम बूट इन्फो, ये सब काम रोम करती है। सिस्टम आपका कैसे ऑन होगा, कैसे बूट होगा, बायोस है, सारी चीजें रोम तय करती है। इसीलिए रोम का जो स्टोरेज होता है वो 512 MB से लेकर 4 GB तक होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम एंड योर मोबाइल। आपका मोबाइल जैसा होगा, कंपनी की तरफ से उतनी रोम आपको दी जाती है, वो आप तय नहीं करते और आपको उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें हम अपना डेटा कुछ राइट नहीं करते हैं, इसमें सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काम होता है और यूजुअली ये रीड ओनली मेमोरी होती है। ये काम अपने आप करती है, आपको इसमें कुछ नया आप नहीं कर सकते हो। नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि इसका डेटा परमानेंट सेव होता है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोसेस है ये अपने आप सेव रहता है, तभी तो हर बार जब सिस्टम आप ऑन करते हो अच्छे से ऑन होता है ना, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो सेव्ड है। यूजुअली ओनली रीड है। स्टोरिंग सिस्टम बूट इन्फो स्लोअर देन रैम, रैम से थोड़ी स्लो होती है और इसमें बायोस, फर्मवेयर, बूट लोडर एंड एवरीथिंग इसके एग्जांपल्स हैं। अभी ये हमने रैम रोम की बात की। अब बात की थी ना कि 12512 में 512 क्या है, हमारा स्टोरेज है। इतना आपको क्लियर हो गया। मेमोरी एंड स्टोरेज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें होती हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज। और इसको आगे डिटेल में समझेंगे, अभी इतना नहीं हुआ। अब यहां पर अगर दो डिफरेंट चीजें हैं तो फिर मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है, मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। तो यहां पर समझ लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर रैम में क्या सेव होता है, रोम में क्या सेव होता है और स्टोरेज में फिर क्या सेव होता है। मेमोरी वर्सेस स्टोरेज, दोनों के काम समझते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, दूसरी तरफ स्टोरेज। किस डेटा को कौन स्टोर करता है? लोकेशन, फोटोज, वीडियोस। आपका फोन या पीसी की जो इंटरनल स्टोरेज है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी कौन सी होती है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, एक रैम और एक रोम। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि मैम फिर स्टोरेज क्या होता है, तो स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, SSD या फिर आपके फोन की इंटरनल जो भी स्टोरेज मिली है, इसे हम कहते हैं स्टोरेज। खत्म बात। तो रैम में क्या होता है, रनिंग एप्स एंड गेम्स। रोम का क्या होता है काम, ये सिस्टम का बूट इन्फो मतलब वगैरह, ये बूटिंग का काम ये सब देखती है। तो फिर हमारे फोन में फोटोज, वीडियोस, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट, हमने जो भी सर्च किया सब कुछ, PDF फाइल, सब कुछ कहां सेव होता है, सब सेव होता है हमारे स्टोरेज में। इसीलिए हम अपने फोन का स्टोरेज देखते हैं फोन खरीदते टाइम कि फोन का स्टोरेज हमारा क्या है। एक डाउट तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रोम स्टोरेज नहीं है। दूसरा, तो फिर क्रोम और यूट्यूब की हिस्ट्री कौन सेव करता है, वो लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का मतलब आपका स्टोरेज जो है, क्रोम और यूट्यूब की हिस्ट्री यही सेव करता है। लाइक आपकी हार्ड डिस्क हो या SSD हो या फोन का इंटरनल स्टोरेज हो। और ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन, देखो आपका जो क्रोम और यूट्यूब की हिस्ट्री है ना, वो दो जगह सेव होती है, एक तो ऑनलाइन सेव होती है, एक ऑफलाइन सेव होती है। ऑफलाइन आपके पास सेव होती है आपके स्टोरेज में, और ऑनलाइन गूगल क्लाउड पर सेव होती है, अगर आपने लॉगिन करके रखा है तो उस पर सेव होती है। ऑफलाइन वाला आप अपना हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, पर ऑनलाइन वाली हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर सकते हो। दूसरा बात करते हैं फिर रैम। रैम क्या करती है, ये टेम्परेरी प्रोसेस डेटा डिलीट आफ्टर शटडाउन। डेटा को टेम्परेरी प्रोसेस करती है, सिर्फ प्रोसेस करते टाइम रन टाइम वाला डेटा सेव करती है और शटडाउन के बाद डिलीट हो जाता है। और रोम क्या करती है, सिस्टम का बूट इन्फो जो कि चेंज नहीं होता। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
क्या काम करती है ये? तो ये करती है टेम्परेरी मेमोरी एप्स रन करने के लिए यूज होती है। टेम्परेरी मेमोरी एप्स रन करने के लिए यूज होती है रैम। दूसरा, पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। दो खासियत रैम की। बात करते हैं 3 क्वालिटीज रोम की। सिस्टम का स्टार्टअप डेटा स्टोर करता है, स्टार्टअप डेटा। इसमें होता है फर्मवेयर बायोस और परमानेंट होती है पर मोस्टली रीड ओनली होती है। स्टोरेज की बात करें, यही वो जगह है जहां फोटोज, वीडियोस, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट सब सेव होते हैं, सब सेव होते हैं। ये नाइदर रैम नॉर रोम है, ये ना रैम है और ना रोम है। क्लियर हो गया? होप सो क्लियर हो गया होगा। कोशिश करी हूं अपनी पूरी एनर्जी देने की आपको। कोई भी अगर डाउट रह जाता प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलो, कोई डाउट है उस पर तो जरूर पूछेगा आप हमसे। अब बात करते हैं आगे बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर पर। हार्डवेयर मैंने आपको बता ही दिया है और होप सो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चल गया होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर होते हैं फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो एप्लीकेशंस हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब सॉफ्टवेयर है। मतलब सिस्टम के अंदर जितना कुछ है ना, ये जो हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं ये सब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। हमारे अंदर जो सिस्टम के अंदर MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रिंटर है, प्रिंटर की सेटिंग्स हैं, सब कुछ हमारा सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर है। और जिसके अंदर फाइल है ये भी हमारी सॉफ्ट कॉपी है, जब प्रिंट होके बाहर आ जाती है उनको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स और डेटा दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क, जो कि बताता है काम कैसे करना है। जैसे अगर हमारे हाथ पैर बॉडी होती लेकिन अंदर से इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई है ही नहीं कि हाथ ऐसे चलाने हैं, लिखना ऐसे है, मुंह ऐसे चला के खाना है, आंखें ऐसे करनी है हमें ब्लिंक, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहे होते तो ये हार्डवेयर कैसे काम करेंगे? तो इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं और इंस्ट्रक्शन हमारा जो जहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जहां पे आप क्लिक करके सारा प्रोसेस करते हो, वो सारी चीजें कौन करता है? जो जहां से क्लिक करके प्रोसेस होता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है वो सॉफ्टवेयर होता है। अनलाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कांट बी टच्ड। हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर को हम टच कर लेते हैं ना, वैसे सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। इट इज वर्चुअल बट एसेंशियल। ये वर्चुअल है मगर एसेंशियल है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम किन्हें कहते हैं? जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं, सिस्टम लेते टाइम जो इनबिल्ड होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं और अनइंस्टॉल कर देते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके पढ़ने तो सिस्टम बनता ही है, रन ही होता है। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा यूटिलिटीज। हमारे जो फोन में हमें कैलेंडर पहले से मिलता है, क्लॉक पहले से मिलता है, मैसेज मिलता है, कॉल्स मिलता है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, लाइक फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, व्हाट्सएप, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, सब कुछ, इंस्टाग्राम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, गूगल क्रोम, फोटोशॉप एंड टैली एंड ऑल, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको जरूरत पड़ी आपने डाउनलोड किया, नहीं जरूरत पड़ी आपने नहीं डाउनलोड किया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, ये डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट क्या होते हैं? अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड कहां से करोगे? डाउनलोड करने के लिए तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी ना। आप अपने फोन में ऐप कैसे डाउनलोड करते हो? प्ले स्टोर के थ्रू। प्ले स्टोर तो साथ में मिलता है, तो वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इस तरीके से सॉफ्टवेयर के 2 टाइप होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब हमारे डिस्क से रिलेटेड, डिस्क डिफ्रैगमेंट करने का, और ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर वो होते हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लाइक व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड ओपन होता है और फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं, जिनमें यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है, जैसे लिब्रे ऑफिस, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या फिर जैसे आपका ये क्या कहते हैं, लाइनक्स। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। कोई डाउट हो तो पूछना। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर की सोल। अगर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डलने से ही एक सिस्टम वर्किंग मोड में आता है, मतलब वो एक डेड बॉडी से जिंदा होके आ जाता है। से हमारी एक बॉडी में एक सोल है जो कि हमें जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जिसे ओएस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर। जो एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है। भाई हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होंगे? जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होगा, कुछ चलेगा, तभी तो कनेक्ट होंगे। अगर किसी ने सिर्फ पार्ट्स ला के रख दिए, फिजिकल पार्ट, उसमें हम क्या कर लेंगे? क्या हम कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जब तक उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए ये एज ए इंटरफेस काम करता है, जो कि यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करवाता है यूजर को भी, और यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर से भी कनेक्ट करवाता है। सेम वही चीज है। इट manages hardware resources and provides services for computer programs। से हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज भी करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सर्विस भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? आगे आ जाएं तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझ लेते हैं, क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला है कि ये क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब एलोकेटेड एंड ट्रैक्स मेमोरी फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। वेरियस एप्लीकेशंस के लिए मेमोरी को एलोकेट और ट्रैक करता है। तीसरा, फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, हैंडल्स रीड राइट ऑपरेशंस। तीसरा, डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर डिवाइस थ्रू ड्राइवर्स। ड्राइवर के थ्रू हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करना? ये मैनेज करता है। चौथा, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, मतलब प्रोटेक्ट्स डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। पांचवा, यूजर इंटरफेस। 1 2 3 4 5 6 यूजर इंटरफेस मतलब प्रोवाइड्स एन इंटरफेस GUI और CUI फॉर यूजर इंटरेक्शन। यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए एक इंटरफेस देता है, चाहे वो GUI हो या CUI हो। इसके बाद नेटवर्किंग, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड सिस्टम्स। इतने सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे देख लेते हैं एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। सो आई होप ये पूरा ही ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा और आपके आज सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल अब आपके क्या डाउट रह जाते हैं वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। किसी भी अगर कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, इंडिविजुअल वीडियो बनाने के लिए हम आपके लिए बना देंगे, या फिर अगर आपको लाइव सेशन चाहिए हो किसी टॉपिक पर तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी चीज आपको इनकरेक्ट लगी हो, कुछ मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, फैमिली फ्रेंड्स एंड सबको। और आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सके। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।